तो क्या वो होमवर्क हो गया? उसमें कोई मसला नहीं, मतलब आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको हैंडल करना आ गई कि आपने अगर शेयर इशू किए हैं तो वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, वो लगाए हुए पैसे हैं, वो कमाए हुए पैसे नहीं है। तो हमने अकॉर्डिंगली देख लिया था उसको। चलें जी, आज अब अपने पास हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, जल्दी से। और हम कल की एग्जाम्पल ही को उठाएंगे, ये वाली। ओके, तो जो कल हमने एग्जाम्पल क्लोज की थी उसके अंदर आप बखूबी देखें हमारे पास कैश कितना मौजूद था, 4.4 मिलियन। शेयर कैपिटल कितना मौजूद था, 2.8 मिलियन। रिटेन अर्निंग कितने की मौजूद थी, 1.6 मिलियन। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले साल जो कि 2026। अच्छा, आपके सामने हमारे पास कोई इन्वेंट्री का बैलेंस मौजूद नहीं है। हमने सिंपल एक काम किया, एक इन्वेंट्री खरीदी। अच्छा, और इन्वेंट्री हमने खरीदी कोई 4 लाख रुपए की। अच्छा, क्या ये इन्वेंट्री का खरीदना एक्सपेंस है या एसेट है? एसेट है, वो बात हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, यही इन्वेंट्री उठा के मैंने कोई 1,20,000 तक की बेच दी और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, ये तो बात समझ आ रही है ना? तो सही है ना? तो पूरी नहीं बेची ना? हाँ, तो सही है। 4 लाख में से पूरी नहीं बेची, 4 लाख में से 1,20 की बेची है। क्या पाबंदी हम पे, या पूरी बेचें? या हो सकता है कि हम खरीदें ज़्यादा और बेचें, तो इसी वजह से तो कैश फ्लो भी आउट होगा ना आपका, कि खरीदी ज़्यादा है और यूज़ कम की है। वो तो हमने सीखा हुआ है। चलें, मैंने कहा इसी 1,20,000 की कॉस्टिंग की इन्वेंट्री को जो मैंने बेचा वो थी हमारी कोई सेल्स प्राइस, कैश डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स। हमने कहा सर हमने इसको बेचा है 2 लाख रुपए का, और हमारे पास ऑल टुगेदर इधर अगर हम देखें तो ट्रेड रिसीवेबल आ गया 25,000 रुपये का, कैश आ गया 170। अच्छा, ये हो चुका है ऑलरेडी, ये हो चुका है ऑलरेडी। चलें, तो अब अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को देखूं तो आप मुझे बताएंगे कि मैंने इस साल कमाया कितना है, 2 लाख। पर ये 2 लाख कमाने के लिए कितने की इन्वेंट्री खर्च की है, 1,20 की। तो हमने कहा सर आपने खरीदी तो ज़्यादा है ना, खरीदना अलग बात है, खर्च करना अलग बात है। तो हमने कहा कि सर इतने की तो खर्च हो गई। ये कितना आ गया, 80,000 रुपये का आप क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट आ गया। सही है। अच्छा भाई, ये तो हमने कमा लिया प्रॉफिट ऑल टुगेदर। अच्छा, अब हमने कहा सर अब अगर हम ऑल टुगेदर इसका हिसाब किताब देखें तो हमने कहा ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस मेरे पास कितने का आ जाएगा, 25,000 से, वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास मुझे लगता है इन्वेंट्री भी आ जाएगी, ऐसा है ना? आपने 4 लाख रुपए की खरीदी थी और 1,20 की निकाल दी, तो कितने बचे, वेरी गुड, 280। अच्छा, अब हमने कहा, ये बड़ी अहम बात है अब यहाँ पे, हमने कहा कोई इस साल मजीद शेयर इशू नहीं हुए। कल हमने क्लास में सीखा था कि शेयर इशू होने का मतलब ये है कि कंपनी शेयर इशू करके अपने शेयर होल्डर से पैसे ले रही है। क्यों, ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा था ना, और इशूड और पेड अप कम था। तो अभी ऑथराइज है, पर हमने इस साल कोई भी शेयर इशू, ठीक है, हमें फाइनेंसिंग की कोई नीड नहीं थी। ये हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा, अब हमने ये कहा
हमने ये कहा कि सर आपने अब तक ये सीखा था कि जब आप रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाते हैं, रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? आज तक की कमाई। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1.6 मिलियन। अच्छा जल्दी बताओ मेरे बच्चों, आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 80,000, ऐसा ही है? अच्छा, आपने जब 80,000 कमाया तो आज तक आपने इसको क्लोजिंग में कन्वर्ट कर दिया था। आपने बोला ओपनिंग इतना, कमाया इतना, बच इतना गया। ओपनिंग इतना, कमाया इतना, बच इतना गया। साथ साथ ओपनिंग इतना, कमाया इतना। पर अब शेयर होल्डर ने बोला बस बहुत हो गया, अब हमें अपने पैसे चाहिए। तो वो कंपनी बंद नहीं करेगा, वो अपनी कमाई में से पैसा घर लेके जाएगा वापस। ये बड़ी अहम बात है जो अब मैं सिखाने लगा हूँ, क्योंकि पूरी फाइनेंसिंग यहाँ से कनेक्ट होगी। शेयर होल्डर ने बोला मुझे 2 साल हो गए कंपनी खोले हुए, 2 सालों में उसने पैसे लगाए भी हैं, कमाए भी हैं, हाँ या नहीं? 2 सालों में उसने पैसे, और मैं तुमसे पूछूं, तुम सबसे, आज तक इस कंपनी ने कितने कमाए? 1680000, 1680, ऐसा ही है? 1680 आज तक इस कंपनी ने कमाए। अब शेयर होल्डर बोल रहा है कि मुझे ये पैसा अपने घर लेके जाना है। अच्छा, बचपन में आप उसको ड्राइंग कहते थे क्योंकि वो एक ओनर होता था, यहाँ पे कंपनी है, तो कंपनी का मालिक की कमाई जमा कहाँ होती है? रिटेन अर्निंग में। तो वो निकालेगा भी कहाँ से? तो अब अगर मुझे पैसे निकालने हैं तो हमने अज्यूम किया, तो मैं एग्जामिनर लिख के देगा या प्रैक्टिकल लाइफ में कि कंपनी डिक्लेयर्ड %2.5 डिविडेंड, या उसको हम कहते हैं कैश डिविडेंड। अच्छा, अब एक एक करके, बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि ये जो 2.5% है ना, ये 2.5% जो है वो किस पे लगेगा? 80,000 पे, जबकि गलत है, ये शेयर कैपिटल पे लगेगा। कोई आपसे पूछे शेयर होल्डर ने पैसे कितने लगाए थे? 2.8 मिलियन। तो जब भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है तो कमाई पे मिलता है या लगाए हुए पैसे पे? यही तो वजह थी कि लगाए हुए पैसे अलग रखे थे, कमाए हुए पैसे अलग रखे थे। तो मैं आज आपसे पूछूं, इस कंपनी को जो डिविडेंड देना है वो क्या लगाए हुए पैसे पे देगा? तो ये बात याद रखना। मुझे एक बात बताओ, लगाए हुए पैसे, तुमसे कोई पूछे शेयर होल्डर ने इस कंपनी में आज तक कितने पैसे लगाए? 2.8 मिलियन। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ तो मैं उससे रिटर्न किस पे मांगूंगा? मेरे लगाए हुए पैसे पे। क्योंकि आज आपने मुझसे पैसे लिए, आपने बोला सर मुझे पैसे चाहिए, मैंने कहा इस पे रिटर्न कितना दोगे? तो आपने बोला इतना। तो आप कमाओ जो भी, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे रिटर्न किस पे चाहिए? जितने पैसे मैंने लगाए हैं। तो आप मुझे बात बताएं, लगाए तो आपने 2 मिलियन थे शुरू में, और फिर 8 लाख रुपए और लगाए थे, तो क्या रिटर्न 2 मिलियन पे भी मिलेगा, 8 लाख पे भी मिलेगा, सब पे मिलेगा, जितने पैसे कंपनी में लगे हुए हैं? तो अब हमने कहा कि अगर आप 2.5% इस पे लगा दें, किस पे? 2 तो 70,000 आता है। अच्छा, यानी ये पैसा शेयर होल्डर अपने घर लेके जाएगा। तो ये तो बात समझ आ गई, प्लीज सुनिएगा। यस, कैश हो गया क्रेडिट, ये तो एसेट कम हो गया। अब आपसे मैं पूछता हूं, मैं जो डेबिट करूंगा ना, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मैंने पैसा बाहर निकाला है, क्या ये कंपनी का एक्सपेंस है? ड्राइंग्स है, कंपनी का एक्सपेंस नहीं है। तो ये सीधा सीधा पैसा इक्विटी से बाहर गया, तो इसका प्रॉफिट में इंपैक्ट शामिल। आपके सामने देखो, प्रॉफिट तो कमाई है ना, कमाई जमा कहाँ हो रही है, और मैं पैसे कहाँ से निकाल रहा हूँ? तो आपको ये बात याद आनी चाहिए कि जब आप कैश फ्लो बनाओगे तो प्रॉफिट के अंदर से ये माइनस, आपके कैश में से माइनस
होगा क्योंकि ये इक्विटी से पैसे निकाले गए। तो अब मैं इसको क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते वक्त इसको भी लेस करूंगा। आपका सवाल ये आना चाहिए सर वाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहला रीज़न क्योंकि जब शेयर होल्डर से पैसा लेते हो तो कहाँ आता है, तो जब उसको कुछ दोगे तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले बताओ बात समझ आती है। तो हमने दो प्रिंसिपल सीखे। पहला प्रिंसिपल, डिविडेंड का देना कोई एक्सपेंस, वो प्रॉफिट का बंटवारा है, वो प्रॉफिट का। यहाँ पे हल्का सा लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन एक्सपेंस बट इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ भाई, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एन एक्सपेंस बट इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कोई आपसे बोले आपने पूरे दिन दुकान खोल के रखी, कमाया 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 कमाया, वो कमाई आपने कहाँ जमा कर दी, रिटेन अर्निंग में। तो अब आपसे कोई बोले आप अगर वो पैसा अपने घर लेके जा रहे हो तो क्या आप ये कहोगे कि इतने का एक्सपेंस हो गया या अपनी कमाई घर लेके जा रहा हूँ, तो टेक्निकली वो एक्सपेंस। देखो सब एक्सपेंसेस अखराजात को माइनस करने के बाद चीज़ें जमा होती हैं रिटेन अर्निंग में, तो वहाँ से पैसा निकालना हमारा कोई एक्सपेंस नहीं होता, वो घर ले जाने वाले पैसे होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट का बंटवारा। पहले बताओ बात समझ आ रही है। चलें अब तो मुझे बताओ, आपको यहाँ पे एक आपने डिविडेंड पे किया, वो कितने का जानी, तो क्लोजिंग कितना आ गया, यही है। अच्छा अब सर हमने जो अर्न किया है वो हम रिटेन अर्निंग से नहीं देंगे शेयर होल्डर्स को, तो बेटा ये कहाँ से दे रहे हैं, अभी जो मैंने पैसे बांटे हैं कहाँ से बांटे हैं, तो यही यूज़ हुआ है ना, इक्विटी कम हो गई ना और कैश वो ले गया घर। यानी जो बैलेंस शीट में कैश मौजूद होता अब क्या रहेगा या चला जाएगा, किस हद तक, 70,000 की हद तक। बात समझ आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ ना बैलेंस शीट में मेरे लगाए हुए पैसे भी हैं, और कल याद करो कितनी डिटेलिंग की थी मैंने कि ऊपर आपको एसेट्स दिखाए, तो मैंने कहा एसेट देख के खुश नहीं होना, देखना इसमें लगाए हुए पैसे कितने हैं। और तो मैंने ये कहा कि मेरे जितने भी कमाए हुए पैसे हैं क्या उसमें से मैं कुछ घर लेके जा सकता हूँ, यस। तो इस कंपनी ने कितने % डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 2.5% ऑफ लगाए हुए पैसे बनता है 70,000, तो वो मैंने कैश में से खींचे अपने घर ले गया। अब क्या इसका एक्सपेंस बुक करूं या जहाँ जमा किए थे वहाँ से निकालूं, जहाँ जमा किए थे तो जमा कहाँ किए थे। तो अगर आप बचपन के कॉन्सेप्ट्स को याद करें, जब आप सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते थे तो आप पैसे जमा कहाँ करते थे, कैपिटल में, निकालते भी कहाँ से थे, कैपिटल से, पर ड्राइंग से माइनस करते थे ना। पर यहाँ पे कोई ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो प्रॉफिट को घर ले जाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कमाई होगी तो घर लेके जाओगे, अदरवाइज नहीं लेके जा सकते। पहले बताओ बात समझ आ रही है, क्लैरिटी है जी। अभी डालते हैं ना, अभी डालते हैं ना जानी, 2-3 शेयर होल्डर लेके आते हैं। और हाँ जी, किसको गए, ओनर लेके गया। अब कंपनी का तो बेटा इक्विटी कम हो रही है ना, तो ये रिटेन अर्निंग क्या होती है, ये रिटेन अर्निंग क्या होती है, इक्विटी तो होती है ना। तो बेटा मैंने क्या ये कम किए, नहीं होंगे ना, लगाए हुए पैसे कम क्यों होंगे, देखो नहीं वो ये पूछ रही हैं कि सर क्या ये कम होगा, भाई ये क्यों कम होगा। देखो फिर आपने कंपनी बनाई, आपने 2.8 मिलियन कंपनी में लगा दी है, आप रिटर्न किस पे मांगोगे, इन्वेस्टमेंट कितनी की है, तो मैंने रिटर्न किस पे दिया, 2.8 मिलियन पे दिया, पर कहां से दिया, क्योंकि प्रॉफिट जमा कहां करता था। भाई आप यूं समझो कि आप एक दुकान चलाते हो रोज और एक गुल्लक में पैसे डाले जाते हो, अब आपको पैसे निकालने तो कहां से निकालोगे, गुल्लक से निकालोगे ना, तो ये वो गुल्लक है। हाँ जी सोच लो, भूल गए। हाँ जी, तो ये अरीबा कह रही है सर आपने इक्विटी की बात की है, तो बेटा मैं भी इक्विटी की बात कर रहा हूँ ना। आपके पैसे जो कमाते हो और लगाते हो दोनों कहाँ पड़े हुए होते हैं, इक्विटी में।
लगाए हुए पैसे को अलग रखा जाता है, उसकी लॉजिक है कि लगाए हुए पैसे को इसलिए अलग रखो ताकि जब आगे जाके रिटर्न देना हो तो वो पैसे वाज़े तौर पे सामने हो। अच्छा, फिर एक और कहानी है कि आपने कमाए हुए पैसे अलग रखे हुए, क्यों? क्योंकि जब आप लगाए हुए पैसे पे रिटर्न दोगे तो दोगे कहाँ से? कमाए हुए पैसे में से। तो हमने भी आपके सामने जो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कहाँ से किया है? कमाए हुए पैसे में से। कमाए हुए पैसे में, नॉट फ्रॉम प्रॉफिट्स बट फ्रॉम रिटेन्ड प्रॉफिट्स, बट फ्रॉम। तो यानी हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है, कमाओ जमा करो, कमाओ जमा करो, कमाओ जमा करो। अब बारी आ गई, अच्छा मुझे पता है ये कमाई ऊपर कैश में भी मौजूद है, मैंने कैश निकाला, अब मैं सोच रहा हूँ एक्सपेंस बुक करूँ। नहीं भाई, शेयर होल्डर जो अपने घर पैसे लेके जाता है वो एक्सपेंस, वो अपनी कमाई घर लेके जा रहा है। तो कमाई जमा कहाँ की थी? तो जब कमा रहे थे तो इक्विटी बढ़ रही थी, अब जब घर लेके जा रहे हो, पर क्या ये नुकसान हो रहा है या इतना घर लेके जा रहा हूँ? घर लेके जा रहा हूँ, दैट्स इट, सिंपल फिनोमेना है। अच्छा, अब एक सवाल फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ, सर रिटेन अर्निंग और इक्विटी दोनों डिफरेंट हैं, बेटा ये आपको कौन सिखाता है? मुझे ये नहीं समझ आता। इक्विटी के अंदर दो चीज़ें हैं, इक्विटी के लगाए हुए पैसे, दैट्स इट, दिस इज योर इक्विटी। ये कौन सिखाता है आपको भाई? ये कौन बातें बताता है? हाँ जी पूछें। हाँ जहन से निकल गया जी, अब पूछें। ईयर एंड पे डिसाइड होता है, ये किसने बोला? देखें ये बोल रही यही सुना था, अभी मैं आप पे आता हूँ, एक मिनट रुकना। वो देखो, मैं कोई ना पूरे साल में 20-25 कंपनीज का, लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करता हूँ। हर क्वार्टर पे परफॉर्मेंस देख के डिसाइड किया जाता है कि डिविडेंड देना है या, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मैं कंपनी में वापस इन्वेस्ट करूँ, मुझे पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, ये हालात वाक़यात को देख के। फॉर एग्जांपल आज तुम दुकान चला रहे हो और आपको पता है कि आपने माल मंगवाना है, तो क्या घर पैसे लेके जा सकते हो या दुकान में रहने दोगे? क्यों? आप अंग्रेजी में बोलेंगे बिकॉज वी वांट टू री इन्वेस्ट, मुझे री इन्वेस्ट करना है पैसे, तो क्या करूँगा? पीपी खरीदूंगा, स्टॉक खरीदूंगा, डिविडेंड नहीं निकालूंगा। आप देखें पिछले 2 सालों में मैंने क्या किया इस सवाल में? पैसे निकाले, पैसे निकाले, क्यों नहीं निकाले? यस, हमें ऑपरेशन से पैसे कमाने थे तो हमने नहीं निकाले। जब मुझे दिखा कि यार मेरे पास इतना आ गया कि मैं निकाल सकता हूँ तो मैं निकाल के ले गया। लगाओगे वो भी सिखा दिया, कमाओगे वो भी सिखा दिया, घर ले जाओगे वो भी सिखा दिया। भाई देखो डिविडेंड डिसाइड भी हो गया, अब बात सुने आप, सर डिविडेंड डिसाइड भी हो गया, अनयूजुअल इवेंट हो गया, डिविडेंड नहीं लेके जा पाए, तो एंट्री नहीं बनाना। एक मिनट सुना तो सही, अरे मेरा बच्चा तो रिटेन अर्निंग में पैसे नहीं पड़े तो मैं घर लेके जा कैसे सकता हूँ? आपने गुल्लक खोला, ओहो कुछ भी नहीं है, चलो बंद कर दिया, ना होंगे ना घर लेके जाओगे। अभी कितने शेयर होल्डर हैं? एक है। अभी हम 2-3 चौरंगियाँ और डालते हैं इसमें, अभी लाता हूँ बाकी शेयर होल्डर, पर लेट इट बी माई वे, एक एक करके ना। कल आपके सामने अल्लाह की कसम खा के बताओ कितने शेयर होल्डर हैं? एक ही है। अभी दूसरा लेके आता हूँ और उससे पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, गुडविल बन गई अब कंपनी की। अभी करते हैं ना एक एक करके। अभी तो पहले आप देखो, आप प्रैक्टिकली सोचो ना, हाइपोथेटिकली तो कुछ भी, आपने बोला डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी चल रही है, दुकान नहीं है। कंपनी में डिसीजंस होते हैं, पहले देखा जाता है कि फोरकास्ट क्या है, मुझे कहाँ पैसे लगाने हैं, कैसे कमाऊंगा, ये सारी चीज़ें देख दाख के डिविडेंड दिया जाता है। ये थोड़ी ना, अच्छा एक बंदा डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, उसको देख नहीं रहा कि उसके रिटेनिंग में पैसे नहीं है, सवाल है, उसको देख नहीं रहा कि रिटेनिंग में पैसे, तो जब तभी तो मकसद है अलग रखने का, दुकान थोड़ी ना ये कि सब कैपिटल में छुपा हुआ है। रिटेन अर्निंग अलग रखने की वजह क्या है? कि दिख रहा है कि पैसे दे सकता हूं, बैलेंस शीट में कैश भी दिख रहा है, क्या पैसे लेके जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ऊपर कैश नहीं पड़ा हुआ, पैसे इन्वेंट्री में फंसे हुए, डिविडेंड दे सकता हूं? तो क्या ये सारी चीजें देख दाख के डिविडेंड दिया जाएगा ना, या ऐसे ही दे देंगे? तो बैलेंस शीट बनाने का मकसद क्या था? यू नीड टू लुक एट योर रिटेन अर्निंग, यू नीड टू लुक एट योर कैश फ्लो, यू नीड टू लुक एट योर कैश, यू नीड टू लुक एट योर ट्रेड रिसीवेबल। अगर पैसे होंगे तो डिविडेंड जाएगा, होंगे तो ये एंट्री बना देना, नहीं होंगे तो एंट्री नहीं बनाना। हम करेंगे, हम करेंगे, हम ही करेंगे ना। अच्छा मेरे पैसे पे कोई और इख्तियार कैसे रख सकता है? डिविडेंड डिसाइड कौन करेगा?
हम ही ओनर है ना, देखिएगा, पर ओनर को पता है कि यार अगर मैं सारे पैसे घर ले जाऊंगा तो कंपनी अगले 12 महीने में बंद हो जाएगी, कंपनी चल ही नहीं पाएगी। तो वो तो आप एक नॉर्मल दुकान वाला बन के भी सोचें तब भी यही कॉन्सेप्ट है कि आज आपने शटर खोला, पैसे नहीं है, लोग आ रहे हैं यार ये तो दे दो, बोला है ही नहीं, बोला क्यों, घर पैसे ले गई थी। बात समझ आई? तो उतने पैसे रहने दो जितने बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। निकालोगे तो एंट्री बना देना, नहीं निकालोगे तो एंट्री नहीं बनाना। बात क्लियर है? well, दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा भाई, अरीबा कह रही है सर रिटेन अर्निंग और इक्विटी दोनों डिफरेंट होते हैं, यही सुना था, पहले जगह का नाम बताओ, कहाँ से सुना था? हाँ जी अरीबा, इलियास कह रहे हैं सर डिविडेंड का अमाउंट रिटेन अर्निंग से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। शेयर होल्डर की शक्ल पे 3 नुक्ते हैं कि शेयर होल्डर ये बोलेगा कि मैंने जितना कमाया नहीं है मैं उतना घर लेके जा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकली बताओ बेटा, दिस इज नॉट अ सोल प्रोप्राइटरशिप, दिस इज अ लिमिटेड कंपनी। लगाए हुए पैसे आप वापस नहीं निकाल सकते जब तक कंपनी बंद ना हो जाए, तभी हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जितने पैसे लगे हुए वो तो लगे रहेंगे। आप कंपनी एक्ट खोलें, उसमें लिखा हुआ है डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। दैट मीन्स जो पैसे आपने लगाए वो आप घर लेके, क्योंकि वो एक गारंटी है कि लोग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करें तो कंपनी भागेगी नहीं। ऐसे तो मैं सारे पैसे लेके निकल जाऊंगा। समझ आ रही है बात? तो लगाए हुए पैसे अलग होते हैं, कमाए हुए पैसे अलग होते हैं। हाँ, फिर कंपनी का मालिक एक होता है, हजारों होते हैं, तो हजारों बंदे अपना पैसा लेके बाहर नहीं जा सकते। देयर इज नो एग्जिट ऑप्शन। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, सुने, मतलब ये मुझे बड़ी अमेजिंग बात लगती है कि बच्चों की बेसिक्स इतनी वीक होती हैं पीआरसी में कि मतलब यहाँ पे मुझे वाकई बताना पड़ता है। सुने, आप अभी कंपनी बनाई हुई है, एक बंदे ने बनाई थी, याद है, 2.8 मिलियन की। आज ये बंदा चाहे ना ये कंपनी बेच सकता है, पर कंपनी बंद नहीं होगी, मैं आपको शेयर्स टिका के चला जाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो मुझे अगर पैसे चाहिए होंगे ना, आई डोंट नीड टू क्लोज द कंपनी, आई नीड टू सेल द शेयर्स। जो मार्केट में शेयर्स बिक रहे होते हैं ना, वो कंपनी के ओनर्स चेंज हो रहे होते हैं, कंपनी अपनी जगह पे होती है। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए मुझे कंपनी बंद नहीं करनी, मुझे पैसे निकालने, मैं आपको बेचूंगा, आप जाने, आपका काम जाने, मैं शेयर होल्डर हूं। कंपनी अकाउंटिंग कब करेगी? जब कंपनी के पास पैसा आएगा जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने, समझो ये मेरी कंपनी है, मैंने आपको बेच दी, सही है, कंपनी क्या एंट्री बनाएगी? कोई भी नहीं एंट्री बनाएगी, क्योंकि उसके शेयर तो इशू हुए हुए हैं, मुझे हुए हुए थे, खाली उसकी किताबों में ओनर चेंज होके आपका नाम आ जाएगा। कंपनी एंट्री कब बनाएगी? जब वो न्यू शेयर इशू करेगी। अभी इस कंपनी का शेयर होल्डर एक ही है, मैं चाहूं मैं इनको बेच दूं, मैं चाहूं आपको बेच दूं, मैं चाहूं आपको बेच दूं, अगेन कंपनी की जात पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, कंपनी से पैसे निकालने हैं तो रिटेन अर्निंग से निकलेंगे, क्योंकि कानून कहता है लगाए हुए पैसे आप घर पे लेके, हाँ कमाए हुए पैसे ले जाओ। जो बात है हक को सच्ची, एसईसीबी के पास क्यों गए थे? इसीलिए ना, उसने कहा था कि भाई ये पैसे लगाओ और इससे बिजनेस करो, लॉस हुआ तो भाई गए, कमाया तो वो घर लेके जा सकते हो। बात समझ आ रही है? ऐसे तो हर कोई बंदा लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करे, कंपनी डुबा के निकल जाए। तो ये एक ओवरव्यू है ना, एक गवर्नेंस है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर है जी जानी? नेट एसेट्स में कमाए हुए पैसे भी होते हैं उसमें। तो अगर मैं इसको बेचूंगा, पैसे कंपनी बेचूंगा, तो क्या मुझे शेयर कैपिटल के 10 के हिसाब से पैसे देगा या मेरी कमाई के भी देगा? सब रिकवर करूंगा ना यार, पागल हूँ मैं? 2 साल कंपनी चलाई और मैं उसको सस्ते में बेच के निकल जाऊँ। नेट होती है, लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होती। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्विटी होती है ना, तो नेट होती है। अच्छा भाई अरीबा, ये बता दें क्या आपकी बात क्लियर हो गई आपको जल्दी से, तो हम आगे चलें। अच्छा जी, एनीवेज हमने यहाँ पे ये लिख लिया, ओके। हमने कहा कि सर 16100000 आ गया, यही है हाँ या नहीं? पर बैक ऑफ द माइंड पे यू नो ये बैलेंस बना कैसे है, इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है और डिविडेंड लेस हुआ है। एग्रीड यहाँ तक? चलें, हमने कहा
अब जरा कैलकुलेटर निकालें प्लीज, ताकि मैं कैश का बैलेंस बना लूं। 4.4 मिलियन में से 4 लाख माइनस करें और 175,000 ऐड करें और 70,000 माइनस करें। कितना आया? 4.105। ये अच्छा, ये तुम्हें सब होके मिलेगा। कौन सा? वो भी लिखते हैं ना, अभी अभी हम कैश फ्लो बनाएंगे ना, तो फिर वो दोनों का डिफरेंस लिख देंगे फिर बना के। सही है, चलें। अब हमने कहा, आगे आ जाते हैं। अब मैंने कहा कि सर मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आपने जानी रखा प्रॉफिट 80,000 रुपये का। मुझे लगता है कि कोई एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो हैं। अच्छा, आपने कहा इंक्रीज रिटेन अर्निंग पे, देखो टैक्स प्रॉफिट पे होता है और प्रॉफिट पे लगता है टैक्स, और टैक्स के बाद जो इनकम बचती है वो कहाँ जमा होती है? तो एक चीज ऑलरेडी टैक्स्ड है, तो आप उस पर वापस से टैक्स लगाओगे तो कितनी बार हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो रिटेन अर्निंग में जो चीज जमा होती है वो होती है आफ्टर टैक्स। पर सर व्हाई यू हैवंट इंक्लूडेड टैक्स हियर? बिकॉज हमने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा, अभी आगे आएगा। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि पहले तो इक्विटी की मूवमेंट सीख लो होती क्या है, फिर इसमें टैक्स डालूंगा, वो बहुत आसान है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि सर क्या कमाई पे टैक्स नहीं लगता? भाई लगता है, पर रिटेन अर्निंग पे टैक्स नहीं लगता, प्रॉफिट पे लगता है। और प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद जो बच जाता है वो किसका पैसा होता है? शेयर होल्डर का। और शेयर होल्डर का पैसा कहाँ जमा होता है? और शेयर होल्डर को घर लेके जाना है तो कहाँ से लेके जाएगा? और उस पर वापस से टैक्स लगेगा या ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है? ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, तो मुझे वापस से टैक्स लगाने की कोई भी नीड नहीं है। तो अभी हमने सिर्फ टैक्स को इंटेंशनली इग्नोर किया हुआ है। तो शेयर देखो, कंपनी ने टैक्स दे दिया, शेयर होल्डर अपनी इनकम पे टैक्स देगा ना, आपको क्या मसला है? यानी आई एम हैंडलिंग 25 कंपनीज यार। सुनो, मैं कह रहा हूँ शेयर होल्डर अपनी वेल्थ पे देगा ना, तो आप कंपनी की कमाई पे टैक्स दे दिया, अब जब डिविडेंड दोगे तो वो जो अपना रिटर्न भरेगा, अपना टैक्स खुद देगा। देखो कंपनी का रिटर्न जो फाइल होता है ना, उसके अपने नाम से होता है। समझ लो एएमके लिमिटेड, अब एएमके लिमिटेड ने अपनी कमाई पे टैक्स दे दिया, एग्रीड? ये टैक्स आफ्टर टैक्स देके प्रॉफिट जमा हो गया, मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने पैसे निकाल लिए, अब कंपनी की जाती इंफरादियत पे तो टैक्स लग चुका है, अब जब बंदे को मिलेगा वो अपना टैक्स खुद देगा। नहीं होगा ना, डिविडेंड कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की एक अलग पहचान है। आप अगर कोई टैक्स का पेपर दे रहा है आप में से? दे रहा है? चलो एक चीज सिखाता हूं, तुम्हें मजा आएगा। आपको यह बात पता है कि टैक्स के अंदर कंपनी को एक पर्सन का दर्जा दिया गया है? याद आया? कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, पर आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा पर्सन? कोई चलती फिरती आत्मा तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन अपने नाम से टैक्स देता है, और फिर जब आपको मिलता है तो आप एक अलग पर्सन है। ऐसे तो लोग क्या करें, पैसे सिर्फ कंपनी में ही जमा करते रहें और इकोनॉमी में चहल पहल ना हो। तो उसने बोला वो कंपनी की अलग इंफरादियत है, आप एक अलग बंदे हैं, आपको जो इनकम मिलेगी वो आपको टैक्स होगी, उसको जो मिली वो उसको टैक्स हुई। पहले तो आप कहानी समझ आई? तो इंफरादियत है। अबे मैं टैक्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, कहाँ निकल जाते हो इधर। चलो पहले बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? चलो अब आगे।
हमने कहा सर इंक्रीज इन रिसीवेबल कितना है जानी, जल्दी बताओ। 25,000। क्या करें, ऐड करें? यानी ये वो पैसे हैं जो मैंने कमा तो लिए बट रिसीव। सर मुझे लगता है इंक्रीज कितने की आ रही है यानी 280। कितना आया? दो लाख नेगेटिव। अच्छा मतलब यार ये तो अजीब बात है, कमाई दिख रही है 80 की और ऑपरेशन से कैश नेगेटिव। वजह पता है इसकी? यस, हमने इन्वेंट्री खरीदी है ज़्यादा। तो आपके पास पैसे थे ना ओपनिंग में, हाँ उससे तो खरीदी है। तो आप ये बता रहे हो कि ऑपरेशंस की कमाई तो अलग है, पर इस बार ऑपरेशंस में पैसा लगा ज़्यादा है और एक कुछ कमा लिया और जो पैसे रिसीव नहीं हुए। तो नेट मेरे पैसे 225 गए। आपको एक अमेजिंग चीज़ करके भी दिखाता हूँ, इधर आ जाओ। आप मुझे बताओ आपको सेल से पैसा कितना आया था? 175, 170 ये रहा। और आपने इन्वेंट्री कितने की खरीदी? तो -4 लाख और प्लस 175 करो, -4 लाख और प्लस 175 करो, तो ये क्या है? यही तो है ऑपरेशंस में, यही तो हुआ है। आपने अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट किया है किस में? कैश में। क्या आपका इस साल ऑपरेशन से कैश आया है या कैश गया है? गया है। और शेयर होल्डर को देख के रीजन समझ आ रही है, कुछ पैसे रिसीवेबल में फंस गए और कुछ इन्वेंट्री में फंस गए, क्योंकि मैंने खर्चा तो कर लिया बट वो सेल नहीं की है। तो ये आपके सामने है। चलें, अब मैंने ये कहा सर अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं आप, कितना आता है? ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस जानी। टू नाइन ये आ रहा है। आपने कहा 295,000 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, कम हो रहा है। तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा, 2 बच्चे से ये डिविडेंड दिया है, वैसा ही है। तो डिविडेंड एक्सपेंस नहीं था, पक्की बात है। तो मतलब डिविडेंड तो एक्सपेंस नहीं होता, वो तो सब कमाने के बाद रिटेन अर्निंग में जाके अप्रोप्रिएशन होती है, बंटवारा होता है प्रॉफिट का, वो कोई अखराजात नहीं होते। इवन अखराजात के बाद जो बच जाता है वो शेयर होल्डर के पास जाता है। तो हमने तो उसके गुल्लक में से पैसे निकाले जो प्रॉफिट में इंपैक्ट उसका नहीं है। तो हम यहां पे एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी खोलेंगे और लिखेंगे यहां पे डिविडेंड पेड, कैश डिविडेंड पेड। कितने का? 295। अब आपने कहा सर ये हो गया नेट, हाँ भाई क्या ये मैच होता है? अच्छा तो सर एग्जाम में अगर मैं आपको ओपनिंग रिटेन अर्निंग दे दूं और प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दूं और क्लोजिंग फिर भी कम हो तो डिविडेंड दिया है, निकाल लोगे? पक्की बात है, कॉपी करो उसको जल्दी से। नहीं नहीं यही था, यहीं से स्टार्ट किया। आज नहीं कल लूँगा, तबीयत ख़राब थी बहुत। हाँ जी, स्क्रॉल करूँ?
तो फिर सर ये भी हो सकता है डिविडेंड तो शेयर कैपिटल में लगता है मतलब परसेंटेज जो भी होती है। अब थर्ड क्वार्टर के एंड में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें डिविडेंड देना है और फिर लास्ट पर थर्ड क्वार्टर को देख के थर्ड क्वार्टर तक का डिविडेंड होगा ना। 3 महीने कंपनी ने काम किया, 3 महीने कैश भी होगा, 3 महीने प्रॉफिट भी होगा। तो मैं पूरे साल का थोड़ी ना दे रहा हूँ, 3 महीने का दे रहा हूँ। क्वार्टरली दे सकते हैं, तो फिर साल के आखिर में देखना। भाई देखो, जहाँ खड़े हुए हो वहाँ देखोगे ना कि हिसाब किताब क्या है। अगर क्वार्टर में खड़े हुए हो 3 महीने हो गए तो 3 महीने का प्रॉफिट भी तुम्हारे पास होगा, 3 महीने का कैश भी होगा। देख लेना देना है या नहीं देना। तो जब डिविडेंड दोगे तब हिसाब किताब खोल के चेक करोगे ना। ये थोड़ी ना कि नजूमी थोड़ी ना कि आज 31 मार्च पे खड़ा हूँ और बोलूँगा दिसंबर में इतना डिविडेंड दूंगा। ये तो कोई नहीं करता। अगर दिसंबर में ही होशियारी करनी है तो फिर कब तक का वेट करो, ईयर एंड तक का। दिसंबर पे पहुंचो, सारा हिसाब किताब सामने रखो और देख लो डिविडेंड दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और जो कंपनी कैश रिच होती है, यानी जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, तो वो क्वार्टरली दे रही होती है। सही है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि देना ही देना है। पैसे होंगे, बिजनेस नीड नहीं होगी, दे देंगे। पैसे नहीं है, बिजनेस नीड है, नहीं देंगे। शेयर होल्डर की कंपनी है ना, तो आप बोलोगे शेयर होल्डर तो फंस गया, पैसे कैसे निकालेगा, अभी बताया, किसी और को बेच दो कंपनी, वो चला लेगा। सही है। कंपनी खत्म हो जाती है। कंपनी बैंकरप्ट होगी, जितने पैसे पड़े होंगे एसेट्स बिकेंगे, लायबिलिटी सेटल होगी, जो बच जाएगा वो आपको मिल जाएगा। हाँ ना, तो कंपनी किसकी है? बचे। हाँ, कुछ बच रहा होता है ना, आगे बिजनेस नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये से कंपनी शुरू की, अब आपके पास आगे बिजनेस ही नहीं है, तो क्या करोगे? बंद करोगे ना कंपनी, या लॉसेस में सैलरी देते रहोगे लोगों को। होता ही है कि कंपनी उधार पे लोन ले लेके पीपी वगैरह खरीद लेती है, प्लांट वगैरह। अब उसके ऑपरेशन चलते नहीं है तो क्या होता है, उसके बाद कैश नहीं आता, लोन का पे नहीं कर सकते, तो बैंक आता है, बैंक बोलता है हम कंपनी के एसेट बेचेंगे और अपने पैसे ले लेंगे। तो आप भी साइड में हो गए, बैंक भी साइड में हो गया। वो खुद ही लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। मेरे को तो लगता है लॉ पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, सारी लॉ की बातें तो आप मुझसे यहाँ पूछते हो। हाँ हाँ, ये अभी आगे आता है किरण, वो आगे आता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पिछले गुल्लक में जमा किए मैं ना, इस बार मैं तो जानबूझ के 2.5% रखी है, चाहो तो ज़्यादा रख सकते थे। हाँ जी, डन यहाँ तक। अब तक की फाइनेंसिंग पे ग्रिप है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, तुमने शेयर होल्डर को खरीदना भी सिखाया, उसको घर तक भी लेके गए, उसको बोला कि बेच भी दो, सब कर लिया उसके साथ। अभी आपकी एक ख्वाहिश रह गई है कि दूसरा शेयर होल्डर ले आओ, यही है ना? अभी लाते हैं उसको, महंगे में लाते हैं। बस बेहतरीन है लिया, ऐसे ही मज़ा आएगा। अभी तो आगे एनपी और वो भी है जो मेन है, इसके अलावा पीपी हो गया, एनपी हो गया, सारे बड़े स्टैंडर्ड्स हैं।
हाँ वो भी आगे, तभी तो लिखा है कैश डिविडेंड, अभी आगे आएगा वो। चलें आगे चलें। चलें आगे। वो वाली स्लाइड। प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट से ज़्यादा तब दे सकते हो ना जो पिछले सालों में प्रॉफिट हो। एक दिन में 100 रुपये कमाए और पिछले 500 पड़े में 200 घर नहीं लेके जा सकते। हाँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही है ना कि जितना है तुम्हारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ, जमा हुआ हुआ। हाँ जी, डन। अब आ जाओ भाई आगे, अब लाते हैं नया शेयर होल्डर। डन। चलो जी, अपने पास अब हेडिंग डाल दें कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर प्रीमियम। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर प्रीमियम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने क्योंकि यहां तक कॉपी किया हुआ है तो हमने ये एज इट इज पिक कर लिया। सही है भाई, हम एंटर हो गए ऑल टुगेदर कौन से ईयर में, 2027 में। अच्छा, अब मेरे पास 280 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो मैंने कहा सर मैं बगैर कुछ किए COGS डेबिट करूं और इन्वेंट्री कितने से, कैश डेबिट किया ये हमने कर लिया 880 से। ओके, और फिर हमने कहा पिछले पैसे भी आ गए। क्या ये सेल है या रिकवरी है? ये रिकवरी है भाई, और ये आ गई हमारी, ये हिसाब किताब हो गया अब तक का। सही है, तो ऑपरेशंस की कहानी हो गई। अच्छा, अब ज़रा गेम समझिएगा और 1 मिनट आप लिखना बंद करेंगे ताकि आप यहाँ पे कनेक्ट हो पाए मेरे साथ। इधर देखिएगा प्लीज़। मैंने कहा अभी एक शेयर होल्डर है, ये मिस्टर ए थे। अच्छा, टोटल शेयर कैपिटल देखते हो कितना था, 2.8 मिलियन रुपीस। कैपिटल 2.8 मिलियन।
इसके पास हैं। अच्छा मुझे याद आ रहा है टोटल ऑथोराइज शेयर थे 1 मिलियन के और अमाउंट वाइज 10 मिलियन। क्लियर है? अमाउंट वाइज 10 मिलियन और नंबर वाइज 1 मिलियन। शेयर्स 1 मिलियन थे, ये बात याद रखिएगा। अच्छा हमने कहा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलें, वन मिलियन शेयर्स। अच्छा मैं अकाउंटिंग ऑथराइज की करता हूँ या सब्सक्राइब की? हाँ बस ये बात रखिए कि सब्सक्राइब की अकाउंटिंग होती है। चलें, हमने कहा अब मार्केट में एक नया बंदा आया, मिस्टर बी। ये कह रहा है आई वॉन्ट टू परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी। हमने कहा सही है भाई, आ जाओ बिस्मिल्लाह, हमारी कंपनी। ये किसके पास आया? मिस्टर ए के पास। अच्छा मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपने शेयर्स तो नहीं बेच रहा, वरना मैं तो मालिक ही नहीं रहूँगा। एग्रीड। इसने कहा कि हम न्यू शेयर इशू करेंगे आपको, ऑथराइज में से निकाल के देंगे, तो अब कंपनी एंट्री बनाएगी। अब कंपनी अगर मिस्टर ए अपने बेच देता, कंपनी की ज़ात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी अपनी जगह रहती, मालिक चेंज हो जाता। ऐसा ही है, पर अब 2 मालिक होने लगे। एग्रीड। अच्छा अब हमने कहा उसको कि यार अब हम इसमें से आपको कितने शेयर दें? उसने बोला मुझे खरीदने हैं 40,000 शेयर्स खरीदने। मैंने कहा सही है। तो उसने कहा ये तो 10 के हिसाब से। मैंने कहा नहीं भाई, अब कंपनी का नाम हो चुका है, अब कंपनी का नाम हो चुका है। पहले मेरे साथ रिस्क लेते, जब कंपनी बना रहा था मैं, तब बात समझ आती है। अब आप कंपनी के नाम के पैसे देंगे। तो जब इसने बोला नाम के पैसे, मतलब उसने बोला भाई मैंने रिस्क लिया, मैंने प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई, मैं डिविडेंड्स देता हूँ, तो मेरी कंपनी में लोगों का एतमाद बढ़ गया है। तो आप क्या, मैं किसी और को भी बुलाऊंगा, वो भी मुझे 10 से ज़्यादा देगा। 10 से, अच्छा मुझे या कंपनी को? कंपनी को, क्योंकि ये पैसा कहाँ आएगा? कंपनी में आएगा। चलें, हमने कहा हमने जो शेयर प्राइस डिसाइड की वो है ₹18 पर शेयर। क्लियर है? चलें, अब यहां पे कहानी में फिर रिक्वेस्ट करूंगा लिखिएगा नहीं, ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहां पे। ओके, ये आ गया। अच्छा मैंने कहा कंपनी को कैश मिलेगा कितना आ गया जानी? 7 लाख। ये कंपनी का कैश आ गया। अच्छा उसने बोला ये क्यों भाई, ऐसा क्यों? सुनना मैंने उसको कहा तुम्हें हिस्सेदारी 10 के हिसाब से ही मिलेगी, तुम्हें हिस्सेदारी, क्योंकि तुम बाकी पैसे कंपनी के नाम के दे रहे हो, कंपनी के नाम के दे रहे हो। उसने बोला नहीं नहीं, 1 मिनट मुझे फिर समझाओ, मैं 7.20 दे रहा हूँ, बात समझेंगे, 1 में लिखना बंद। उसने बोला मैं 7.20 दे रहा हूँ, मुझे डिविडेंड कितने पे मिलेगा? मैंने कहा 4 लाख पे। बोला ये ज़्यादती क्यों? मैंने कहा आप कंपनी के नाम के पैसे दे रहे हैं, कंपनी के नाम के जो पैसे होंगे ना, वो भी कंपनी के लिए एक्विटी है, बट वो इंटाइटल्ड फॉर रिटर्न नहीं है, यानी उसके ऊपर रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो बोला यार ये तो ज़्यादती, आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैंने कहा वो रही दूसरी कंपनी, वहाँ निकल जाओ। कंपनी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि कंपनी में जितना प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, जितना नाम उसका बनेगा, उसका शेयर महंगा होता जाएगा, उसका शेयर। मैंने इसको पता है क्या बोला मिस्टर बी को? मैंने कहा आज मैं अपने 2,80,000 शेयर्स भी बेचता ना, तो आपको मैं 18 का बेचता एक शेयर। नहीं यही बात समझ, क्योंकि वो नाम के पैसे हैं। हाँ तो वो मैंने अब कंपनी 10 पे बनाई थी, बाकी 8 रुपए मुझे नाम के मिलते,
तो बोलता है फिर उस वक्त कंपनी क्या एंट्री बनाती? मैं तो उस वक्त कंपनी कोई एंट्री नहीं बनाती, तुम्हें हिस्सा भी सिर्फ कैपिटल का मिलता, तुम्हें हिस्सा भी सिर्फ, वो तो बाकी मेरा गेन होता, मैं गेन लेके घर निकल जाता और कंपनी तुम्हारे हवाले, अगेन फिर तुम्हें रिटर्न किस पे मिलता? 10 के हिसाब से। तो क्या हम ये बात एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि मैंने कहा कि भाई अगर एक बंदा, नया बंदा आ रहा है और वो कंपनी की प्राइस के हिसाब से ज्यादा पैसे दे रहा है, तो हम उससे पैसे तो ज्यादा ही लेंगे, बट एक होंगे नाम के पैसे, एक होंगे हिस्से के पैसे। हिस्सा शिराकतदारी उसको 10 के हिसाब से ही मिलेगी, क्योंकि बाकी पैसे किसके हैं? नाम के। क्योंकि अगर आप नाम के पैसे कैपिटल में डाल दोगे तो आप उसको रिटर्न ज्यादा दे दोगे, तो फिर काहे के नाम के पैसे? ऐसे तो पहले वाला शेयर होल्डर नुकसान में आ जाएगा, वो बोलेगा रिस्क मैंने लिया, सारी चीजें मैंने की। उसने बोला ऐसा नहीं है, पैसे उससे लें, कैपिटल में पार वैल्यू के हिसाब से जाएगा, बेसिक के हिसाब से। बाकी सब कहां जाएगा? इक्विटी में जाएगा। सर उसका नाम क्या होगा? हमने कहा शेयर प्रीमियम। ये देखो शेयर प्रीमियम 8 इंटू 3 लाख। अच्छा, तो शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों पैसे मैंने कंपनी में लगाए। मैं कह रहा हूं जी ये दोनों पैसे आपने कंपनी में लगाए, ये 3-20 भी कंपनी के कमाए हुए पैसे नहीं है, शेयर होल्डर ने लगाए। इससे करेंगे क्या सर? बिजनेस करेंगे। इससे क्या करेंगे? पर जो शेयर होल्डर नया आया है उसको हिस्सेदारी कितने के हिसाब से दी? 10 के हिसाब से। क्योंकि आप खुद तसव्वुर करें, अगर मैं 7,20,000 रुपये शेयर कैपिटल में डाल देता तो नए शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता ज्यादा मिलता, तो फिर ये नाम के पैसे तो नहीं कहलाते। आप तो कह रहे हो मैं एक बंदे को ला रहा हूं, उससे नाम के पैसे अलग ले रहा हूं, तो इसका मतलब है उस पर रिटर्न तो नहीं बनता। रिटर्न तो उस पर बनेगा जो बेसिक वैल्यू है, आपकी मेरी सबकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। पहले बताओ बात समझ आती है? तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पता है क्या किया? सिंपल, यहां पे अपनी याद दहानी के लिए सही किया है, 3.2 मिलियन लिख दिया। पक्की बात है? कैसे 3.2 मिलियन कैसे आया? ये 4 लाख का कैपिटल आ गया। अब ये देखो शेयर अच्छा, अब जब आप कैश फ्लो का सवाल करेंगे तो आपको कैपिटल भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब वो पैसे आए, प्रीमियम भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली आप अब कैपिटल के इंक्रीज को और प्रीमियम के इंक्रीज को दोनों को प्लस करोगे तो आपको पता लगेगा टोटल शेयर होल्डर से पैसे कितने आए। बात आई समझ? कैपिटल आपका कितना था ओपनिंग? 2.8 मिलियन। आपने और शेयर कैपिटल में कितना डाला? 4 लाख रुपए। कितना हो गया? 3 तो ये अकाउंटिंग तो हुई भी होगी। तुम्हें पहचानना है कि मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैंने और शेयर इशू किए हैं कैपिटल की मद में। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो और शेयर इशू किए हैं उस पर प्रीमियम भी चार्ज किया हो? आया नहीं? तो वो प्रीमियम भी तो पैसे आए होंगे ना, तो वो कहां से दिख रहा है? सर शेयर प्रीमियम के अकाउंट से। प्रीमियम आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके भी पैसे आए हैं। तो आपसे कोई बोले फिर इसको अलग क्यों रखा है? क्योंकि हम इस पर रिटर्न नहीं देते। क्योंकि अगर ऐसा होता कि मैं इस पर रिटर्न दे देता तो फिर बात तो ये हो जाती कि कुछ गुडविल के पैसे नहीं है, जो पैसे दे रहा है उस पर रिटर्न भी ले रहा है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गुडविल के पैसे पे रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न मिलेगा बेसिक वैल्यू पे। अच्छा, कल को इसकी शेयर प्राइस 25 हो जाए, यस, बाकी सारा प्रीमियम में आएगा। तो अगर एक शेयर होल्डर आ रहा है 30 की वैल्यू पे आ रहा है तो 20 उसका प्रीमियम में डालेंगे, 10 कैपिटल में। क्योंकि हम कह रहे हैं इस कंपनी का ओनर बनना है तो ये नाम के पैसे देने होंगे, बट बशर्ते इस पे रिटर्न नहीं मिलेगा। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आती है? पक्की बात है? चले अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से। मैंने कहा सर अब अगर मैं इन्वेंट्री देखूं तो 0, ट्रेड रिसीवेबल देखूं तो 0। अच्छा, अब जरा यहां पे अगर हम पीएनएल बनाएं तो सेल्स कितने की है आपने? COGS प्रॉफिट कितने का जानी? 6 लाख रुपए। अच्छा, रिटेन अर्निंग
क्लोजिंग कितनी होगी अगर मैं अज्यूम करूं कोई डिविडेंड नहीं है? 1610 होगी या प्लस 6 लाख? तो आप कह रहे हैं कि सर आप देख रहे हो कंपनी की कमाई कैसे ऊपर जा रही है और कंपनी के एसेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, पर कंपनी के एसेट्स ऊपर जाने में एक और वजह भी है कि शेयर होल्डर भी पैसे डाल रहा है, पर पुराना वाला या नया वाला? नया वाला। तो मुझे एक बात बताएं सर, अब अगर मैं यहाँ पे कैश की फिगर लिखूँ तो प्लीज़ कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ओपनिंग आप लिखेंगे 4105,000, उसके अंदर ये 880 को डाल दें और ये 25 को डाल दें, 25,000 को, और ये 720 को डाल दें, कितना आया? 5, यही है। अच्छा, आप देख रहे हैं कंपनी की वेल्थ कैसे ऊपर जाती है, कमाने से भी लगाने से भी। बात समझ आ रही है? कोई आपको बोले इस कंपनी के पास जो 5730 का कैश पड़ा हुआ है, 5 मिलियन का कैश, क्या ये 5 मिलियन का कैश इस कंपनी की कमाई है या इसमें लगाए हुए पैसे भी हैं? अच्छा, प्रीमियम के पैसे भी हैं और मेरी अर्निंग्स भी हैं। तो जो पैसे मैं घर पे लेके जा चुका हूँ वो कहाँ हैं? वो तो निकल गए। तो देखो इक्विटी भी हट गई, पैसे भी निकल गए। तो दिस इज हाउ यू परसीव अ कंपनी कि कमाया हुआ है, निकाल लिया, ऊपर से एसेट्स भी कम हो गए। अब ये ट्रू रिफ्लेक्शन है बैलेंस शीट की। चलें अब हाँ, तो अब नया ओनर है पुराना ओनर है? अच्छा, आपको ये पता करने की नीड क्यों है कि नए वाले ने इन्वेस्ट किया पुराने वाले ने? आपने क्या बनाना है? कैश फ्लो। पैसा पैसा है, चाहे नया बंदा दे या पुराना बंदा दे, दोनों केसेस के अंदर वो कंपनी की कमाई नहीं है, कंपनी के लगाए हुए पैसे हैं। आइदर इट इज इन्वेस्टेड बाय अ न्यू ओनर, आइदर इट इज इन्वेस्टेड बाय द ओल्ड ओनर। पैसा तो पैसा है, कंपनी में आ रहा है, मुझे क्यों रहेगा? नहीं नहीं, सवाल 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 क्यों रहेगा? कंपनी के पास कैश आएगा, कैश डेबिट कर दिया, शेयर कैपिटल आएगा, क्रेडिट कर दिया, प्रीमियम आएगा, क्रेडिट कर दिया। अब आप दें, ये दे, वो दे, इसका अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है इस कंपनी के, ये मालिक हैं, उसका अकाउंटिंग से क्या ताल्लुक है? अकाउंटिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। अकाउंटिंग तो इज ऑल अबाउट प्लस एंड माइनस। अब आप पैसे दें, कोई भी दे, मुझे इससे क्या पंचायत है? मैंने अकाउंटिंग करनी है। अब पीछे इसके 10 मालिक हैं, वो शेयर होल्डर रजिस्टर मेंटेन होता है, सही है। आप अकाउंटिंग पे फोकस करें, ये नहीं देखें कि किसके पैसे कितने लग रहे हैं, वो जिसके लग रहे होंगे उन सबको अपने अपने हिसाब से मिल जाएगा पैसा। क्लियर है? तो आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आपका कैश फ्लो कहाँ जा रहा है। चलें, आपने कहा प्रॉफिट नहीं। अच्छा, अब अगर मैं डिविडेंड देता हूं, लेट से इस शेयर होल्डर के आने के बाद देता हूं, तो अब मैं डिविडेंड 2.8 पे दूंगा नहीं 3.2 पे? 3.2 पे, क्योंकि अब कंपनी के कितने मालिक हो गए? 2 मालिक। तो क्या ये नाजायज है? सही बात है। तो प्रीमियम पे क्यों नहीं दे रहा? तो कंपनी के नाम के पैसे हैं, उस पर रिटर्न देते तो फिर नाम के किस बात के पैसे? क्लैरिटी है भाई? एक बंदा आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे इदारे में आ जाओ, नाम के पैसे दे दो मुझे, वो तो मेरे अपने हैं ना, उस पर रिटर्न तो नहीं मिलेगा। तो ओनर कितने हैं? तो बड़े का भी कितना है? 2.5 जब इस पे लगाओगे ना, उसमें दोनों हैं, उसके अंदर दोनों हैं, तो एक के बैंक अकाउंट में जाएगा, दूसरे के बैंक अकाउंट में जाएगा। कंपनी तो एक एंट्री बनाएगी ना। देखो आप एंट्री क्या बनाओगे? रिटेन अर्निंग डेबिट बैंक क्रेडिट। अब वो बैंक जो क्रेडिट हुआ है वो कितने लोगों के अकाउंट में गया होगा? खत्म कहानी। आपने कितनी एंट्री बनानी है? एक। वाई यू आर सिंपैथीज विद शेयर होल्डर? पैसे भले 2 जा रहे हैं, 2 एंट्री बना रहे हो आप, एक बना रहे हो? एंट्री एक बनाओगे, 2 बनाओगे? तो एक एंट्री बना के बैंक आपके पास जाना चाहिए ना, खत्म। अब पीछे 2 लोगों के अकाउंट में जाए, एक कंपनी है जिसके 5000 शेयर होल्डर हैं, क्या 5000 एंट्रियां बनाओगे या एक बनेगी? पीछे बैंक अकाउंट में 5000 लोगों के जा रहा होगा, आप अकाउंटिंग एक एंट्री की करोगे।
बात समझ आई? मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो ना, इतनी अच्छी नॉलेज के बाद भी यू आर थिंकिंग अबाउट के कितने लोगों के अकाउंट में जा रहा होगा। भाई 2.5% इस पे लगा दिया, पहले तो 2.5% की फिगर नहीं कोड करते, डिपेंड करता है, मैं 5% का भी दे सकता हूँ, 10% का भी दे सकता हूँ, व्हाट्सोएवर, कितने का भी डिविडेंड हो सकता है। पर जब भी डिविडेंड दूंगा, अब दूंगा 3.2 मिलियन पे। इसके अंदर कितने शेयर होल्डर का पैसा है? 2 शेयर होल्डर का पैसा है। तो जब 2 शेयर होल्डर का पैसा है इसके अंदर, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब इसमें परसेंटेज लगाऊंगा तो वो डिविडेंड भी कितने लोगों का आएगा? 2 लोगों का आएगा। मैं उसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? एक ही बनाऊंगा। अब उसके पीछे 1000 शेयर होल्डर हो, उनको पैसा चला जाएगा, वो तो उसके बैंक अकाउंट में डालूंगा ना, कंपनी की जेब से तो सिंगल पैसा जा रहा है। क्लियर है? ये याद रखो बस। ओके, प्रॉफिट कितना है जानी? या कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं इधर। इस पे एक काम करो ना, डिविडेंड लगा दो। रिटेन अर्निंग को मैं मिटा रहा हूँ। एक काम ये करो, ये जो अमाउंट है ना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने डिविडेंड दिया है उस नए वाले के आने के बाद। सही है? अपनी मन पसंदीदा परसेंटेज बता दो। 4%, 2.5 तो अभी दिया था ना, 4%। चलो, हमने कहा 4% का डिविडेंड दे दिया आपने। 4% के डिविडेंड की एंट्री ये बनेगी भाई, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। 3.2 मिलियन का 4% कितना आता है? कितना? 138। ओके, 128,000। अच्छा भाई, ये आ गया 128,000। अब ये एंट्री बन गई मेरी, मेरे पास से पैसे ये गए। एग्रीड? अब हमें टेंशन है कि भाई इसमें किसको कितने मिले, इसमें किसको कितने मिले। अभी 1 मिनट कर लेते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट 2.8 मिलियन की है, उसकी 4 लाख की है। मैंने क्या किया, सिंपल, इसको और इसको ना फजूल में ब्रेक किया मैंने। सही है? मैंने कहा 2.8 मिलियन, इसका 4% कितना आ रहा है? 2.8 मिलियन था ना, 2.8 मिलियन का 4% 1,00,000। सही है? इसका 4% 4 मिलियन का 16,000। अच्छा, इसको 1,12,000 मिले, इसको 16 मिले, कुल मिला के कितने? 4 लाख है ना? 4 लाख मेरी जान। अच्छा, 4 मिलियन लग दिया मैंने। ओके ओके, 16,000 आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, दोनों को प्लस करूं तो कितना आता है? 1,28। यह एंट्री मैंने कितने की बनाई है? जानी, मैं कह रहा हूं आप ये पीछे नहीं सोचो कि किसके अकाउंट में गए थे, दोनों के अकाउंट में चले गए। अब तुम 2 एंट्री बना लो, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। गए कितने लोगों के अकाउंट में? भाई 5 होंगे, 5 को मिल जाएगा। 1000 होंगे, 1000 को मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू टेक टेंशन। तुम्हें एक आउटफ्लो बताना है कि पूरा कंपनी से पैसा कितना गया है। मतलब अब मुझे बताओ, ये अलग अलग करके भी मुझे क्या मिला है? सिर्फ सुकून कि उसको पैसे कितने मिल रहे हैं, इसको पैसे कितने मिल रहे हैं। बात समझ आ रही है? दोनों के पैसे इसके अंदर शामिल हैं, दोनों को रिटर्न मिल गया। कुल मिला के कितना मिल गया? 1,28,000। चलो अब रिटेन अर्निंग फिर मुझे रिवाइज बताओ कि 1610,000 में 6 लाख प्लस करोगे और फिर इसमें से एक चीज माइनस भी करोगे। नहीं, रिटेन अर्निंग नहीं भाई, डिविडेंड 1,28,000 का। हाँ जी, 2082। अब याद रखिएगा, इसमें से डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका है, एक का या सबका। तो आपको ये पंचायत नहीं करनी है कि उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर सब हैं। एग्रीड? चलें, अब हम प्रॉफिट से शुरुआत कर सकते हैं। जानी, हम आ गए 6 लाख रुपए पे। ओके, अब आपने कहा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्या कोई डिक्रीज इन
पहले तो हमने इन्वेंट्री डाल दी कितने की, क्योंकि हमने कहा ये यूज़ तो हो गई, एक्सपेंस भी हो गई, पर इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। हमने कहा ये कितना आ गया, 280 था ना, कितना, 9 लाख। अच्छा देखिए अमेजिंग बात है, प्रॉफिट 6 लाख का दिख रहा है और ऑपरेशन से आया हुआ कैश कितना दिख रहा है, तो यानी सर हमने पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव किए हैं और इस साल कोई इन्वेंट्री का कैश आउटफ्लो नहीं है, तो हमने बता दिया भाई पैसे इतने आए नेट बेसिस पे। क्लियर है। अच्छा भाई अब हमने कहा ये तो हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आपने कहा कौन सी एक्टिविटीज जानी, यहां पे लिखें प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। अच्छा अब मुझे ये अकाउंटिंग हुई मिली हुई है। अच्छा क्या मेरे पास शेयर्स के पैसे आते हुए दिख रहे हैं, 4 लाख रुपए, चलें ये आ गया 4 लाख रुपए, और सर ये तो कुल मिला के 720। क्या ये गेम समझ आती है कि ऐसे आपको मिल जाएंगे दोनों के पैसे। इसको आपको पता आपने एंट्री क्या बनाई होगी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट, 10 के हिसाब से गया कैपिटल में। चलें सर मुझे लगता है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड आपको किस अकाउंट से मिलेगा, रिटेन अर्निंग। ओपनिंग रिटेन अर्निंग उठाओगे, प्रॉफिट डालोगे, क्लोजिंग कम आ रहा होगा, तो कितना था डिविडेंड, 1,28,000। अच्छा मुझे बताते हैं कि नेट आपके पास ये नेट इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा अब ज़रा इसको इसमें एडजस्ट करें, 1.497 मिलियन, ये आ गया नेट कैश इनफ्लो। अच्छा अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, ये आता है, चेक कर लो, पर ये इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने डिविडेंड माइनस नहीं किया था इसमें से, तो ये जो भी आंसर है ना इसमें से डिविडेंड माइनस करो, 5,730,000 में से 1,28 माइनस कर दो, आंसर कितना आया जानी, 5,730,000 में से 1,28 माइनस कर दो, 5. यही है। अब मैच होता है, पहले इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने डिविडेंड इसमें से माइनस नहीं किया था जब हमने कैश का बैलेंस निकाला था। क्लैरिटी है। तो पहले बता दो क्या शेयर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ आता है कि कैपिटल अलग है, शेयर प्रीमियम अलग है, रिटेन अर्निंग अलग है, और डिविडेंड किस पे देते हैं, शेयर कैपिटल पे, प्रीमियम पे नहीं देते। अच्छा देते कहां से हैं, रिटेन अर्निंग से, और उसके अंदर 5,000 शेयर होल्डर हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा जिसका जितना जितना राइट है। क्लियर है जानी। ओके इसको कॉपी कर लें जल्दी से जी। ये भी शेयर होल्डर का लगाया हुआ है। अच्छा इससे आप ये तो नहीं कह सकते ना मैंने कमाया है, कमाओगे तो बिजनेस करके, ये भी तो शेयर होल्डर लेके आया है ना, इसको अलग क्यों रखा है, फिर अलग इसलिए रखा है सिर्फ ताकि इस पे रिटर्न ना दिया जाए। सही है। हो गया यहां तक।
शेयर में से लेता है तो अपने ऊपर भी वो प्रीमियम देगा, प्रीमियम देगा। क्योंकि अभी दूसरा शेयर होल्डर चल जाएगा भाई। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलता है मुझे और चाहिए, क्योंकि कंपनी को फाइनेंसिंग की नीड है ना, तो कंपनी को फाइनेंस किस वैल्यू पे मिलना चाहिए, 10 के हिसाब से या एक्चुअल जो है, एक्चुअल जो है, तो उसमें प्रीमियम भी है। तो अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ और मुझे कंपनी में और शेयर्स डालने हैं तो मैं क्या करूँगा, और वैल्यू भी नहीं है। पूरे पैसे देंगे। सही है, क्योंकि अब दूसरा शेयर होल्डर बोलेगा अच्छा जब मैं आया तो 18 रुपये, तुझे चाहिए तो 10 रुपये, ये तो नहीं हो सकता, और नाम बन गया तीसरा शेयर तो 25 के हिसाब से देगा। के हिसाब से देंगे। उसके बाद नाम बन गया 50 के हिसाब से। ओनर फिर अपना 25 के हिसाब से रखेगा। हाँ जब अपने दोबारा उसमें देंगे। हाँ, फिर और नया बंदा आएगा 50 के हिसाब से, फिर 100, ऐसे कयामत तक ऊपर जाती रहेगी कंपनी। कौन? नहीं, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो बोल रहा है मार्केट से मुझे मिल रहा है, तो तुम बोलोगे जाओ बिस्मिल्लाह ले लो। तो नहीं, मार्केट से इस वाले में कैसे मिलता, तीसरा शेयर होल्डर है ना, तो वो तो उसने ले लिया ना, हमें तो एडिशनल इन्वेस्टर चाहिए। तो मैं बैंक को कॉल करता हूँ, बैंक को बोलता हूँ, ब्रोकर को बोलता हूँ कि भाई कोई इन्वेस्टर ढूंढ के दे। फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिमांड आती है कि ये शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो फिर जो इन्वेस्टर होते हैं वो बोलते हैं भाई इतने का मिल रहा है। तो मैं इससे बात ही नहीं करूँगा ना, दूसरे शेयर होल्डर को ढूंढूंगा। दूसरा बात नहीं करेगा चौथे से, पाँचवें से, छठे से, कोई तो मिलेगा। यहाँ पे मकसद क्या है, कंपनी में पैसा लाना है, शेयर आपस में नहीं बेचने। तो अगर वो बोल रहा है भाई मेरे को दूसरे किसी से मिल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा बिस्मिल्लाह ले ले, पर यहाँ पे क्यों उठा के आया शक्ल, हम किसी और को देख लेंगे। सही है, थोड़ा शेयर कैपिटल 10 मिलियन है, तो फिर सर ये अगर शेयर प्रीमियम पे हम पे नहीं शेयर प्रीमियम काउंट नहीं होता, नहीं होता, कैपिटल काउंट होता है सिर्फ। प्रीमियम तो नाम के पैसे हैं ना, तभी तो अलग रखें। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है बेसिक वैल्यू, पार वैल्यू। स्क्रॉल करूं? यानी आज जो सवाल आना है उसके अंदर शेयर कैपिटल भी होगा, प्रीमियम भी होगा, डिविडेंड भी होगा। और प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास से शायद पास पेपर पे जा सकते हैं, तो फिर वो देखना पड़ेगा हमें। पर नहीं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में मैं एक और इक्विटी का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। फिर बैड डेट हो गया, और वो क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके बाद प्रैक्टिस। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी रुक जाओ। कंपनी चल रही है तो उसके अंदर मिनिमम कितने शेयर्स हम बाय कर सकते हैं? जितने चाहो नहीं मतलब भाई, मार्केट में अवेलेबल तो खरीद सकती हो ना। अभी यूनिलीवर है, उसके शेयर्स मार्केट में नहीं मिल रहे, मैं नहीं खरीद सकता। मिल रहे हैं तो जितने चाहूँ खरीद सकता हूँ। आपके पास पैसा कितना है, तो इसमें हमें क्या टेंशन है। अकाउंटिंग का इससे क्या ताल्लुक है, ये बताओ। अकाउंटिंग टीचर के अलावा कोई और ये बात बताएगा भी तो नहीं ना? नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा इधर। सर आपकी अकाउंटिंग टीचर बात तो कोई होगी। हाँ नहीं, पर एक्सपोजर मैटर्स ना, किताबों से बाहर की दुनिया है। सही है, तो आप अगर शेयर्स खरीदना चाहती हैं किसी कंपनी का, वो बहुत पैसा है, तो जितने चाहो खरीदो। नहीं ये तो मसला है ना कि बहुत पैसा नहीं है, तो अब हम कितने मिनिमम खरीद सकते हैं? जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी हैसियत है भाई। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब गुर्बत ज़्यादा था, क्या गरीब तो मैं कभी नहीं कहूँगा, वो तो क्या एक प्रोसेस होता है, आप सीखते हो। तो मैं देखता था कि यार हैवी बाइक के मुझे शौक, जब मैंने कमाने लगा सबसे पहले हैवी बाइक ली, दूसरी भी ले सकता था, तीसरी भी ले सकता था। तो जितनी इस्तात उतनी लें,
तो अब अगर नहीं है तो मिनिमम मैं कैसे डिफाइन करूं? मुझे पहले आपकी पॉकेट मनी देखनी पड़ेगी, आपकी सेविंग्स देखनी पड़ेंगी, और फिर आप मुझे पूछेंगे सर मुझे एज अ ब्रोकर आप एडवाइस करेंगे मुझे किस कंपनी का शेयर उठाना चाहिए। तो अगेन दिस हैज नथिंग टू डू विद FAR1। पहले आप सीखें, पहले अकाउंट्स को पढ़ना तो सीखें, फिर आप फाइनेंशियल्स खोलेंगे किसी कंपनी के, पब्लिक में अवेलेबल होते हैं, आप देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट न्यूज़ क्या आ रही है। अब जैसे एक कंपनी है जो ऑब्वियसली जेट्स बनाती है और इंडिया का जेट तबाह हो गया अज्यूमिंग, तो कहने का मतलब है उस कंपनी की शेयर प्राइस यूं नीचे आ जाएगी। क्यों? जितने भी प्रॉफिट में होगी, परसेप्शन क्या है कि अब लोग इस पे ट्रस्ट। एक सीमेंट कंपनी है पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन का बूम आ गया, हर कोई रियल एस्टेट में पैसा डाल रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री की प्राइस ऊपर जाने लगेगी मुझे आज ही पता है, तो मैं वहां पैसे डाल देता हूं। तो इट्स अ मार्केट रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ यू आर एबल टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले अकाउंटिंग तो सीखें, पहले समझें कि फाइनेंशियल्स घूमते कैसे हैं, कोई मार्केट की चीज़ से लिंक कैसे करती है। हाउ कैन आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेल यू कि इसमें इन्वेस्ट कर लो या इतने करने चाहिए। आपका मकसद अभी ये होना चाहिए पेपर पास करना, सही है। और फिर जब ऑडिट में आओगे आगे तो वहां सिखाऊंगा कि गेम क्या होती है। दिस इज नॉट अ रेलेवेंट सब्जेक्ट, दिस इज ओनली रेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। वही तो बता रहा हूँ ना कि दिख रहा है आपको सारी चीज़ें, तभी तो आपके सवाल भी जनरेट हो रहे हैं। पर इन्वेस्टमेंट्स हैव नथिंग टू डू विद योर अकाउंटिंग नाउ। आप पहले सीखें, पहले समझें। अभी तो आपको कैश फ्लो सिखाया है एक, फिर PP आएगा, फिर रेशोज आएंगे, रेशोज में एनालिसिस होते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। पर वो सारी चीज़ें तब होंगी जब मुझे ग्रिप होगी। अभी हमें रिटेन अर्निंग समझ नहीं आता, अब हम कंपनी के मिलियंस की बातें करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कर देंगे। पहले समझो कि है क्या, सही है। मतलब आई एम हेयर टू टीच यू, आई एम हेयर टू गाइड यू, सही है। मैं आप इंशाल्लाह फॉर्म आओ EY, मैं सिखाऊंगा काम बहुत अच्छे से, पैसा कमाना भी सिखाऊंगा, बट राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम। मतलब इफ आई इंडल्ज यू एट द इन्वेस्टमेंट साइड, आप बोलोगे यार छोड़ो भाई को, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने भी पैसे डुबाओगे, घर वालों के भी, सही है। तो पहले हम सीखते हैं, जो कमाएंगे उससे लगाएंगे, और फिर करते 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 हम अपना कैपिटल अलग रखेंगे, रिटेन अर्निंग अलग रखेंगे। यही तो सीख रहे हैं, सही है। चलें, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको क्लियर है, पक्की बात है। तो फिर ये मैं आप लोगों को PDF भी दे देता हूँ, आप ऑल टुगेदर इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा और आज का सवाल मिल जाएगा आपको, सही है जी। चलें, ओके, थैंक यू।